तो यहाँ पे अभी देखते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 11 केवी में हमारा जनरेशन और आईडी के फिर स्टेप अप होता है 765 400 या 220 केवी में, ये हुआ प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो ये जो 765 415 होता है ये होता है लाइन टू लाइन होता है, ठीक है। तो इसमें लाइन टू लाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि न्यूट्रल के लिए जगह नहीं होता है ट्रांसमिशन में, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन ये वाला रहता है 13266 और 33 केवी, ठीक है। उसके बाद फिर जो कंज्यूमर के लिए आता है वो यहाँ पर है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना हो गया। और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 230 वोल्ट जो है वो सिंगल फेज का है, वो आरएमएस लाइन टू फेज है, मतलब वो न्यूट्रल के इससे है 230 वोल्ट। यहाँ पे जो ये 415 वोल्ट है ये क्या है, ये लाइन टू लाइन है। तो यहाँ पे जनरेशन हो गया 11 केवी में, प्राइमरी ट्रांसमिशन का इतना हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन 13266 और 33 लाइन टू लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर ये 230 वोल्ट ये लाइन टू फेज। उसके बाद यहाँ पे आता है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये किस में होता है, 3 फेज 4 वायर में होता है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रल आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रल एक आ जाता है। तो सबसे पहले सबस्टेशन आता है, सबस्टेशन 11 केवी का लाइन देता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को थ्रू फीडर। फीडर जो होता है वो करंट कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर यहाँ पे आर वाई बी और एन आ जाता है, ठीक है। ये सेकेंडरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के रहता है। सब मेन जो होता है वो इंडस्ट्रियल लोड के लिए जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोड के लिए। उसके बाद फिर क्या होते हैं, फीडर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है। सबस्टेशन फिर फीडर फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ये फीडर था फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे ये सर्विस मेंस होता है, ठीक है, एक एक घर के लिए रहता है। और ये न्यूट्रल। तो ये फ्लो रहता है, फीडर हम करंट कैपेसिटी के साथ बनाते हैं, ये सबस्टेशन पे जाता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाता है। तो फीडर जो होता है वो सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को ये करता है, कनेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के इससे आता है, सेकेंडरी से आता है, ठीक है। इसका डिपेंड होता है वोल्टेज ड्रॉप पे साइज। उसके बाद फिर सर्विस में जो मतलब घर में जाता है एक एक करके, और फिर यहाँ पे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होता है। ये लोड कंडीशन में इसका साइज डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर वायर विच कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू एनर्जी मीटर इस कॉल्ड है सर्विस मेन, एनर्जी मीटर में आता है, ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमर के। उसके बाद फिर सब मेन्स क्या होता है, ये सबस्टेशन को ये इंडस्ट्रियल लोड से कनेक्ट करता है, ये सब मेन्स होता है, ठीक है। उसके बाद है कि वाई वी ट्रांसमिट पावर एट हाई वोल्टेज, ठीक है। तो पावर का ये इक्वेशन होता है सेंडिंग वोल्ट रिसीविंग वोल्ट डिवाइड बाई एक्सएल इंटू साइन डेल्टा, डेल्टा लोड एंगल हो गया। तो ये वी एस डेल्टा, वी आर एंगल 0, और ये जे एक्सएल। तो जब डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो पावर ट्रांसफर विल भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए अगर वी एस इज इक्वल टू वी आर हो गया, ठीक है, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सएल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी अगर ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा ट्रांसमिट होगा, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी विल इंक्रीज। उसके बाद फिर ये पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव होता है, आई इज इक्वल टू पी बाई वी कॉस फाइव होता है, ठीक है। तो करंट अगर सॉरी वोल्टेज अगर क्या बोलते हैं ज़्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन करंट विल डिक्रीज। उसके बाद है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये जो पी आई इज इक्वल टू पी बाई वी कॉस फाइव था, आई इज इक्वल टू पी बाई वी कॉस फाइव, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो पावर लॉस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो लॉस यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे और एक है कि जो पी एल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस फाइव का भी होल स्क्वायर में है, ठीक है। तो कॉस फाइव पे भी डिपेंड है ये। उसके बाद क्वेश्चन दिया कि सप्लाई वोल्टेज इतना है, ठीक है, पावर लॉस अगर इतना है, सप्लाई वोल्टेज 50 केवी कर देते हैं तो लॉस कितना होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके ये सॉल्व कर दिया है। उसके बाद फिर अगर लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप विल डिक्रीज। उसके बाद जो पी एल था, पी एल क्या था, आई स्क्वायर आर था, ठीक है। तो आई के जगह पे ये डाल दिया है, आई का इसका स्क्वायर हो गया था, ठीक है। तो आर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो रो एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया और वोल्टेज का रिलेशन बन गया, ठीक है। तो अगर हमको वोल्टेज ज़्यादा भेजना है तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया कम हो जाएगा तो उसका क्या होगा कि वॉल्यूम भी हमको कम लगेगा। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा और वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम और एरिया से इसका क्या रिलेशन है, 1/v स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेट और वॉल्यूम का वी स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस कॉस स्क्वायर का भी आ जाएगा, ठीक है। वेट या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/cos²φ। तो इससे वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का क्या है, वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाय वी आर, या फिर वी एन माइनस वी एफ डिवाइड बाई वी एफ। तो अगर हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बढ़ाना है तो हम वी एस बढ़ा के हम लोग पी आर मैक्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग एक्सेल का वैल्यू भी कम कर सकते हैं। तो एक्सेल का वैल्यू हम कैसे भी कम करते हैं, हम मेथड्स टू रिड्यूस बाय पैरेलल फीडर अगर यूज़ कर देंगे तो एक्सेल बाय 2 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। या फिर सीरीज कैपेसिटर हम यूज़ कर देंगे तो एक्सेल माइनस एक्सी हो जाएगा, इससे भी ये हो जाएगा। बंडल कंडक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो बंडल कंडक्टर है वो एक्चुअली कोरोना के लिए अच्छा होता है, कोरोना कम होता है उससे। उसके बाद है कि ट्रांसमिशन लाइन तो डिज़ाइन हो जाता है तो वी एस वी आर एक्सेल कॉन्स्टेंट होता है। सो डेली वेरिएशन डिमांड इज सप्लाइड बाय द लोड एंगल से हम लोग चेंज करते हैं, साइन डेल्टा है। तो डेल्टा का वैल्यू कितना होता है 30 to 45, क्योंकि स्टेबिलिटी के हिसाब से रखते हैं 30 to 45 रहता है ये। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अगर लेस देन 80 है तो ये शॉर्ट होगा, 80 से 200 के बीच में तो मीडियम होगा, और ग्रेटर देन 200 होगा तो लॉन्ग होगा, ठीक है। लेंथ इंटू एफ का अगर प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 4000 है तो वो शॉर्ट में होगा। 400 से क्या बोलते हैं 10,000 के बीच में है तो ये मीडियम में आएगा, और ग्रेटर देन 10,000 है तो ये लॉन्ग में आएगा। तो लेंथ 80 इंटू 50 किया है तो ये आ गया है, 80 इंटू 50 करने से ये आ गया है, इस तरीके से किया है वो, लेंथ इंटू 50 करके। उसके बाद है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, ए बी सी डी पैरामीटर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी एस आई एस लिख देंगे और वी आर आई आर लिख देंगे, और ये ए बी सी डी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगा। तो वी एस आई एस यहाँ हो गया और वी आर आई आर यहाँ पर 2 बार हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन फॉर सिमेट्रिक नेटवर्क क्या है, अगर ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल क्या होगा, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग को एक एक का अगर यूनिट निकालना है, ठीक है, तो ए का यूनिट निकालना है तो आर को 0 कर देंगे, तो ए जो है वो यूनिटलेस निकलेगा, ठीक है। फिर अगर हमको बी का यूनिट निकालना है, ठीक है, तो ए को हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वी बाय आई था तो ये ओम हो जाएगा बी, ऐसे करके बाकी भी निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ये वी एस इज इक्वल टू ये वाला ड्रॉप आई आर इंटू जेड, ठीक है, प्लस वी आर, ये ऐसे के वी एल लगाए यहाँ पे, ठीक है, ये एक हो गया। तो यहाँ पे वी एस और आई एस था, ठीक है, तो ए 1 हो गया और बी जेड हो गया यहाँ पे। तो ये 1Z01 करके रहेगा, ठीक है। उसका दूसरा तो आई एस इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, तो ये आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर, तो ये 0 और 1 हो गया इसका। तो ये है ए बी सी डी पैरामीटर ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, 1Z01, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू डी है, मतलब ये सिमेट्रिक है, और ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये रेसिप्रोकल है। उसके बाद जो एडमिटेंस नेटवर्क बनेगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये वाई आ जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर हम लोग करेंगे, यहाँ पे दोनों में वी एस तो सेम रहेगा, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल टू ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये पहला वाला ये बन गया रो। उसके बाद फिर आई एस इज इक्वल टू आई सी प्लस आई आर है, ठीक है। तो आई सी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वी आर इंटू वाई हो जाएगा, और आई आर तो ऐसा ही रहेगा कि आई आर वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वी सी ये जो वाई को वो क्या कर दिया कि सी बोल दिया है, ठीक है, और डी को 1 ले लिया, ठीक है, ये इम्पीडेंस और एडमिटेंस के हिसाब से। तो उसका जैसे 1Z01 था तो अभी इसका क्या हो गया 10Y1 कर दिया है, ठीक है। तो दोनों इम्पीडेंस और एडमिटेंस का नेटवर्क वो है सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल है। अभी देखते हैं यहाँ पे नॉमिनल पाए और स्प्लिट कंडेंसर मेथड, यानी कि यहाँ पे 2 ठो कंडेंसर हो जाएगा। इसका अगर हमको ये वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो है उसको ब्रेक कर देंगे, पहले पहले इतना पार्ट का इक्वेशन लिखेंगे उसके हिसाब से, जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन था। तो यहाँ पे 10Y/2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इतना पार्ट जो है उसका 1Z01 और इसका ये, तो उसको जब सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा वी एस आई एस, तो और वी क्या बोलते हैं ये तो वही होगा। तो
जो नॉमिनल पाई वाला होता है, ठीक है, उसमें 1 + yz/2 1 + yz/2 कॉमन होगा। यहाँ पे z होगा तो यहाँ पे अगर z है तो यहाँ पे y होगा, 1 + yz/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ABCD पैरामीटर जो रहेगा वो ये होगा 1 + yz/2 1 + yz/2, यहाँ पे z, फिर यहाँ पे y 1 + yz/4, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क होता है ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल क्योंकि ये दोनों सेम है, और रेसिप्रोकल क्योंकि AD - BC = 1। ये क्वेश्चन में दिया कि नॉमिनल पाई में हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर ऑन द लोड साइड, इससे करंट निकालना है। तो यहाँ पे VR है, ठीक है। तो I = वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस की जगह ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि VR डिवाइडेड बाय 2/y, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है कि KVL वगैरह लगा के, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो VR है और हमको IC पूछा है तो V = IR से निकाल देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे नॉमिनल T और मिडल कंडेंसर वाला होगा, ठीक है। तो 1 + yz/2 ये तो हो जाएगा इधर पे। तो उसमें जो z था, पाई में जो z यहाँ पे था वो यहाँ पे y बन जाएगा, ठीक है। और z यहीं पे रहेगा, 1 + yz/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली बस 1 + yz/4 इधर पे आ गया है, किसमें, नॉमिनल T में। उसके बाद आता है ये लोड एंड कंडेंसर मेथड, ठीक है। तो इसका क्या होता है, 1 + yz z y 1, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है AD - BC = 1, पर ये सिमेट्रिक नहीं होता क्योंकि ये दोनों तो सेम नहीं है। तो इसमें दिया है कि कौन सा वाला वैलिड है फॉर एंड कंडेंसर मेथड, तो सेकंड वाला जो है वही यहाँ पर है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन में दिया है कि नॉमिनल T में जो IC है इसका क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा वो इसके होगा, ठीक है। IR इंटू क्या बोलते हैं इसको, Z/2 + VR, और उसको ये है y मल्टीप्लाई करने से हमारा IC निकल जाएगा। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें क्या होता है कि C और G नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और R और L लंप्ड होता है यहाँ पे। उसके बाद ये वोल्टेज रेगुलेशन का जो है, इसमें न्यूमोनिक है NFF या फिर SRR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नो लोड कंडीशन में जो IR है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और Z लोड जो है वो इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये सही क्वेश्चन बनेगा, और VR एंड L = VS बनेगा। उसके बाद ये जो है इसका फेजर डायग्राम बनेगा शॉर्ट का। तो यहाँ पे बेस जो रहेगा VR cos + IR इंटू R, रिसीविंग करंट इंटू रेजिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर का VR sin + IR XL, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका VS सेंडिंग वाला वोल्टेज निकालेंगे। अगर बस हमको ये VR पता करना है, ठीक है, तो ये VR cos + VR sin निकाल के कर सकते हैं। उसके जो वोल्टेज रेगुलेशन का लास्ट फार्मूला होता है ये होता है VS SRR वाला। तो IR यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, R cos + XL sin डिवाइडेड बाई VR। तो जो ये वाला फार्मूला था IR इंटू R cos + XL sin, ये वाला किसका, ये लैगिंग का है, और लीडिंग में क्या होगा कि यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद जो पावर फैक्टर का ये रहता है ट्रायंगल, P जो रहता है VI cos Q = VI sin, और S = VI होता है, इसका क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, Q का वायर होता है। तो अगर यहाँ पे एक रेजिस्टिंग लोड है, ठीक है, तो यहाँ पे P = VI cos तो cos यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि V और I तो एक ही एंगल पे है, और Q यहाँ पे 0 होगा। तो रेजिस्टर इज UPF लोड, ये कोई रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब या डिलीवर नहीं करता है। उसके बाद अगर इंडक्टर होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, V = I XL 90 डिग्री। तो इंडक्टर में अगर हम लोग ये निकालेंगे, P निकालेंगे, तो VI cos है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री है, 90 डिग्री था। तो इंडक्टर जो है वो क्या करेगा, एक्टिव पावर को नहीं एब्जॉर्व करेगा, वो Q को एब्जॉर्व करेगा। Q कितना एब्जॉर्व करेगा, वो VI sin 90, मतलब कि VI। सो उसके बाद फिर ये कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि V = -j XC × I होता है, ठीक है। तो ये माइनस जो है वो यहाँ -90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। तो कैपेसिटर के केस में भी P जो है एक्टिव पावर 0 होगा, लेकिन जो Q होगा वो VI होगा क्योंकि 90 डिग्री हो गया। जो लैगिंग का लोड होता है, ठीक है, उसमें IR cos + XL sin होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है।
और लीडिंग के केस में क्या होता है कि ये 3 केस होता है, वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये अगर नेगेटिव हो गया मतलब कम हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्या है कि यूनिटी पावर फैक्टर लोड होता है, ठीक है, तो कॉस फाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन साइन फाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, आई आर इंटू आर, मतलब करंट इंटू आर डिवाइडेड बाई वी आर, ये होता है आर पर यूनिट। वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है इसमें। तो रेगुलेशन जो है वो लोड के पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हमारे पास को कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, ठीक है, तो ये हमेशा लैगिंग लोड में ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सॉल्व करने का हमको आर साइन फाई आर इज इक्वल टू एक्सएल कॉस फाई आर मिलेगा, ठीक है। इसको सब हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेन फाई आर इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। टेन इज इक्वल टू एक्सएल आर, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं इसको, ये मैक्सिमम के केस में। तो यहाँ पे ये टेन फाई आर इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर है, ठीक है। एक्सएल बाय आर क्या होगा यहाँ पे, ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो टेन फाई आर है वो किसका है, ये लोड का है, ठीक है। और जो टेन थीटा है वो किसका है, ये इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर है, ठीक है। तो अगर दोनों का फाई और थीटा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो हमको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। अगर हमारे पास क्या था कि टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर था, एक्स इधर है और आर इधर है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे फिर पावर फैक्टर अगर निकालना है, पावर फैक्टर क्या होगा हमारे पास में, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आर बाय जेड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका पावर फैक्टर। ये क्वेश्चन में दिया है कि ये अगर इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो हमको पी एफ एट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आर बाय जेड कर देंगे, 0.6 लैगिंग होगा। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन का भी देखते हैं, ज़ीरो वोल्टेज में क्या होगा कि ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आर कॉस फाई इज इक्वल टू एक्सएल साइन फाई, ठीक है। तो इसका आगे क्या निकलेगा, इसको यहाँ पे टेन फाई इज इक्वल टू आर बाई एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। और आर बाई एक्सएल, एक्सएल किसका था यहाँ पे, ये ट्रांसमिशन लाइन का था एक्सएल, ठीक है। तो ये तो जो था ये ट्रांसमिशन लाइन का था, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो फाई आर इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉट थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा, ये कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो अभी हमको अगर पावर फैक्टर निकालना है तो क्या होगा कि हम कॉस फाई आर ले लेंगे, ये जो फाई आर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर किसका रहेगा, ये लोड का होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम पाई बाई टू माइनस थीटा लगा देंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा किसका होगा अभी, ये साइन थीटा होगा ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का होगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये एक्सएल डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। तो अगर लोड का कॉस फाई पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्सएल बाय जेड हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा, मतलब ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन देगा। ये क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे इम्पीडेंस का ट्रांसमिशन लाइन का ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/5 कर देंगे हम लोग, ठीक है, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, 0.8 लीडिंग। उसके बाद फिर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो मिनिमम कब हमको मिलेगा, मिनिमम में ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि ये प्योर कैपेसिटर हो जाएगा, तो फाई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, आई आर इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये आई आर इंटू एक्सएल डिवाइड बाई वी आर हो जाएगा। अभी यहाँ पे समराइज कर देते हैं, मैक्सिमम में हमको क्या होता है, टेन फाई इक्वल टू एक्सएल बाय आर, ये क्या हो गया, ये लोड का हो जाता है, और ये किस एक्सएल बाय आर, ये किसका है, ट्रांसमिशन लाइन का हो गया एक्सएल बाय आर, ठीक है। तो ये फिर पावर फैक्टर यहाँ निकल जाएगा, और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, आई आर इंटू जेड डिवाइडेड बाई आर वी आर विच इज इक्वल टू जेड पर यूनिट।
तो मैक्सिमम रेगुलेशन में जेड पर यूनिट ही उसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है, तो क्या होगा कि फायर इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा, ये रिलेशन होगा, ठीक है। और जहाँ पे पावर फैक्टर निकल के आएगा वो क्या होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। ये लोड का हो गया और ये ट्रांसमिशन लाइन का हो गया। और जो tan फाई आर होगा, ये मतलब लोड का, वो क्या होगा, आर बाई एक्सएल। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब हमको मिलेगा, लीडिंग में, ठीक है। कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, फायर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, क्योंकि कैपेसिटिव लोड होता है, ठीक है। और इसके कोई कंडीशन नहीं होता है, पर इसका मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का होता है आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई वी आर, विच इज इक्वल टू माइनस एक्स पर यूनिट।